में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद। बाजार में जबरदस्त तेजी है। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को बाजार ने सलामी दी है और निफ्टी इस वक्त करीब 400 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20,650 के पार जाकर। निफ्टी बैंक भी बस बेकार है, रिकॉर्ड हाई बनाने के लिए कैचअप की कोशिश हो रही थी और आज ये कोशिश पूरी तरह से रंग ला रही है। करीब 1400 अंकों की भयंकर तेजी हम कहेंगे आज निफ्टी बैंक में है और आज जो भी स्टॉक आप उठा लीजिए निफ्टी बैंक की, सारे के सारे चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई, सभी शेयर चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है बजट से जुड़ी है, वो ये कि 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद आम चुनाव से पहले सरकार अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। जी हां, ये बड़ी खबर आपके लिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, लोगों को इंतजार तो था, लंबे समय से था, बताइए क्या राहत की खबर है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में टैक्स पेयर्स को डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ राहत दे सकती है। हालांकि सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम को ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से कुछ और प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने पिछली बजट में न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से कुछ रिलीफ की घोषणा की थी। इसके अलावा इसको डिफ़ॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर भी बनाया गया था, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में सरकार कुछ और प्रावधान कर सकती है, कुछ और प्रपोजल पेश कर सकती है ताकि न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है उसको 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक किया जा सकता है। जाहिर तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स पेयर्स हैं उनको राहत मिल सकती है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि हालांकि डिस्कशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, चर्चा चल रही है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो बजट के करीब ही लिया जाएगा। लेकिन सरकार इस पर चर्चा जरूर कर रही है। ठीक है, जैसे हम सुबह भी आपके सामने बात कर रहे थे ना, खुशियाँ और सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो कुछ कुछ वैसा ही आप देख पा रहे होगे। सरकार जोश में है, सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। एक और चीज़, जब आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आप देख रहे थे ना, एक बार जरा ग्राफिक्स है तो सारे जरा चले, उसमें सच सीएलएसए ने ये बात बोली है कि सरकार लोक लुभावन चीज़ें नहीं लाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लोक लुभावन चीज़ें आएंगी, हाँ, लेकिन पॉलिसी फ्रंट पर बदलाव होंगे। सरकार को काफ़ी बूस्ट मिला है और इसमें ये जो टैक्स वाला हिस्सा है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। फुल फ्लैश बजट तो होगा नहीं, इस बार तो इंटीरियम बजट आएगा, तो सरकार इस तरह के फैसले ले सकती है चुनावों से जाने से पहले। तो इसलिए प्रकाश की खबर, आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, चुनावी नंबर, बाजार का चलना, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ का इंडिकेशन कर रही हैं कि किसी तरह से कैसे आपस में ये कोरिलेटेड हैं चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बीच जरा डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से भी चेक करेंगे तो बाजार आपके साथ एक अच्छी चीज़ ये हो रही है आज निफ्टी के अंदर कि आज एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग या फटीक मार्केट के अंदर आपको नहीं दिखेगी। वजह ट्रैप्ड है के साथ, वजह बाजार के पास एक अच्छा रोड मैप है और तीसरी वजह थोड़ा बहुत चर्निंग का बेनिफिट भी मिल रहा है। आज बैंकिंग को जो चेस कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा है। एक बार आप जरा बैंक निफ्टी दिखाएंगे, उसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखा सकते हैं तो भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वो हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं ताकि आपको पता लग पाए। वो इसलिए क्योंकि पहले तो शॉर्ट कवरिंग होती है, पहले मंदड़ियों को निकाला जाता है सिस्टम में से, वापस आते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स देख पा रहे हैं ना, ये 3% है और अगर आप निफ्टी चेक करेंगे तो सिर्फ 1.5% है। तो ये जो फ़र्क है ना, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रहा है। अब फोर्स्ड आपको बाहर जाना पड़ रहा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शाम को जब एफआईज के नंबर भी आएंगे ना, तो वो भी थोड़े बेहतर होके आएंगे। ऑलरेडी हम 38% पे लॉन्ग आ भी चुके हैं। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा था मेरे पास शेयर करने के लिए। इंडिया विक्स अभी भी आपको अलाउ कर रहा है, 12 की रेंज में ही बना हुआ है, तो ये वॉलिडिटी भी देगा। ये सिर्फ फियर को भी कम कर रहा है और साथ ही वॉलिडिटी को देगा। ये इसलिए आप थोड़ा प्रिपेयर भी रहिएगा कि स्विंग आएंगे 200 पॉइंट के भी। और आप 3.5% ऊपर इंडिया विक्स चढ़ा हुआ है। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम जरा बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और प्रियंका उन मेहमानों से हमको परिचय करवा रही हैं और बातचीत के सिलसिले को शुरू कर रही हैं।
चले ठीक है, बाजार पर इस वक्त टेक्निकल नजरिया देने के लिए अंशुल जैन, श्रीकांत चौहान और कपिल शाह, और साथ ही फंडामेंटल बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक बासु मलिक हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बाजार के फंडामेंटल्स पर जाएं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की तेजी दिख रही है टेक्निकली, और कितने लेवल्स ऊपर के पॉसिबल हैं, क्या वन साइडेड, कितने दिन तक ये रैली, दिस रैली हैज मोर लेग्स, इस पर समझ लेते हैं। श्रीकांत, क्विकली, क्योंकि आज जब गैप अप के साथ ही, क्योंकि जो लेकर गए होंगे उनके लिए जरूर फायदा रहा होगा। हालांकि फॉलोअप बाइंग आई है 300 पॉइंट के आसपास, और बैंक निफ्टी तो डबल हुआ है इनफैक्ट जो लेवल्स के पास खुला था। लेकिन अभी इंडेक्स ट्रेडर्स करे क्या यहां से? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि मार्केट 20,500-600 खुलने के बाद फिर वापस से और रैली करे, और बैंक निफ्टी ने तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि और भी अच्छा प्रदर्शन किया। इनफैक्ट देयर आल्सो हमारा कैलकुलेशन ये था कि शायद 45,800 46,000 तक जाके फिर वहां से कुछ करेक्शन आ सकता है, बट गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जैसे अभी डिम्पी ने बताया, मुझे लगता है कि यस, शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ कुछ फ्रेश बाइंग लार्ज कैप मेगा कैप कंपनीज में हो रही है, और इसी वजह से हम मोमेंटम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस, बिकॉज नाउ द मार्केट्स आर इन न्यू टेरिटरी, तो यहाँ पे हम एक्सटेंशंस यूज करते हैं, और बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस हमें लगता है कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 20,700 का है, 20,700, और उसके बियॉन्ड अगर मार्केट निकलता है तो फिर शायद उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 20,900 के। तो यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि मैक्सिमम 50-100 पॉइंट की और तेजी हम इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफी मजबूत हो चुका है, तो कोई भी करेक्शन है तो उसमें खरीद के चले। एट करंट लेवल्स मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से स्लाइटली अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 46,400 के लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बड़ी अनवाइंडिंग आ सकती है। जो कॉल राइटर्स होते हैं उनमें काफी बड़ी हलचल बन सकती है, और फिर उसके बाद ये बैंक निफ्टी एक बार 47,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कुछ काम करना है तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल काम करके चल सकते हैं, बिकॉज वहां पे एफआई की खरीदारी भी लग रही है। बट निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। तो इमीडिएट बेसिस पे आपको 20,700 तक दिखता है, और उसके बाद डिप मिलता है तो आप 20,900 के लिए भी बाय करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पर यहाँ से भी आपको तेजी दिखती है। अब एक बार समझ लेते हैं कि जिन पॉकेट्स में आज सबसे ज्यादा मूव है, पीएसयू बैंक हो, पीएससी फाइनेंस, इन सब स्पेसेस में है। इनफैक्ट अभिषेक, आज के बड़े गेनर्स जो है बैंक्स में, वो प्राइवेट बैंक्स हैं, और स्पेशली एचडीएफसी जैसे बैंक्स हैं जो बिल्कुल इस पूरे साल में अब तक का 5-6% का रिटर्न एचडीएफसी बैंक करा, सिंगल डे में 3% की गेन है। इस तरह से कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सो बड़े मूवर्स इस वक्त बैंक्स, फाइनेंशियल्स क्लियरली दिख रहे हैं, और ये एफआई डोमिनेटेड स्पेस भी होता है। इस वक्त आपको कहां लगता है कि अपनी बेट्स और बड़ी कर देनी चाहिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स, और दूसरा क्या पीएसयू बैंक, पीएसयू स्पेस होना चाहिए? देखिए, बैंकिंग में एक तेजी आने का कारण ये भी है कि ये लार्ज कैप है, और उम्मीद ये है कि एफआईआईज जब वापस आएंगे तो वो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और लार्ज कैप में सबसे जो बड़े नाम है जो सबको पता है वो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इस टाइप के जो बड़े फाइनेंशियल्स हैं, तो उस उम्मीद से ये बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से वैसे भी बैंकिंग जो सेक्टर है वो पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, सारे बैंक्स काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बिजनेस वाइज। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्पेस है टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 1-2 साल के लिए। तो इंडेक्स को हमने बहुत ही विस्तार से समझ लिया, निफ्टी को भी, निफ्टी बैंक को भी, उससे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसको दिशा देते हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत कर ली है। अब सीधे सीधे आते हैं आपके लिए ट्रेड्स पर क्लोजिंग आवर के। शुरुआत अंशुल आपसे करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड करना अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक। लास्ट वेडनेसडे जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था निफ्टी में 6 इनसाइड बार से ब्रेकआउट आया मिनी कॉइल से, तो यहाँ से 20,500 और 20,950 तक हम जा सकते हैं। तो अभी भी थोड़ा स्पेस निफ्टी में अपसाइड का बचा हुआ है, और मोमेंटम बहुत हद तक बैंकिंग में है। तो एक छोटा बैंक बाई दूंगा मैं, धन बैंक में आज ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे बाई करना चाहिए 2990 के आसपास। इसमें 7 से 8 हफ्ते की वीकली इनसाइड बार है, इसमें से आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट
250% है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। इसमें स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 28 का और टारगेट रहेगा 36 का। दूसरा बाई कॉल हमारा रहेगा BLS में, इसमें कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, 3 हफ्ते की वीकली इनसाइड बार है और आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 700% है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। मॉर्निंग ही हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंड किया था 275 पे। दोनों केस में इसका टारगेट 310 का मिनिमम रहेगा और थोड़ा सा 3 महीने का अगर समय देते हैं तो 375 से 400 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे हमारे। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक और BLS इंटरनेशनल आज काफ़ी टाइम के बाद एक इतने तगड़े मूव्स हम BLS इंटरनेशनल में देख रहे हैं। या वीज़ा प्रोसेसिंग वाली ये कंपनी है, मान के चलने के अब न्यू ईयर आ रहा है तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी इसमें। कपिल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे? यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और जो दिसंबर महीना जो हम देखते हैं और हिस्टोरिकली भी जो मार्केट का परफॉर्मेंस दिसंबर महीने में जो हमने देखा है 27 सालों में, तो 27 सालों में 74% ऑफ द टाइम्स मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। नो डाउट आज की तारीख में हम देखते हैं कि RSI 80 के लेवल पे आ गया है, मार्केट काफी ऊपर में एक ओवर स्ट्रेच लेवल पे है। स्ट्रक्चर ऑफकोर्स बुलिश है, लेकिन एक इंटरमीडिएट करेक्शन या फिर साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन हो सकते हैं, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर तो उनका अच्छा लग रहा है, लेकिन रिस्क रेशियो वाइज कहाँ ना कहाँ पे अनकंफर्टेबल सा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक का चुनाव इस तरीके से किया हुआ है कि जो स्टॉक ने अभी फिर से एक रिसेंट अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पे मेरा ध्यान रहेगा। तो सबसे पहला स्टॉक मेरा यहाँ पे GPPL का आता है, गुजरात पिपावाव करके ये स्टॉक है। तो गुजरात पिपावाव के स्टॉक में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसका जो काफी टाइम का लॉन्ग टर्म का बेस था, वहां से हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकती है। 146 पे ये स्टॉक चल रहा है, 140 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे 152 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है रेलवे काउंटर का है, राइट्स करके। काफी सारे स्टॉक्स ने रेलवे ने काफी अच्छा मूव कर दिया हुआ है, लेकिन राइट्स ने इंटरमीडिएटली 30% का हमें करेक्शन भी देखने मिला हुआ था। और अभी जो 30% करेक्शन के बाद में स्टॉक प्राइस अच्छे सपोर्ट लेवल से फिर से ऊपर में रिज्यूम कर रहा है। तो 481 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 460 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 520 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, राइट्स हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम में है और रेलवे स्टॉक्स की रफ्तार लगातार बनी हुई है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे रेलवे वाले शेयर चलते हुए दिखेंगे। हालांकि रफ्तार जो 5-10% वाली होती है वैसी नहीं है, 1.5-2-3% आपको ये शेयर ऊपर दिखेंगे। तो राइट्स हो गया और गुजरात पिपावाव ये शेयर भी मोमेंटम में है और हमने पिछले महीने भर में 10-12% के आसपास के मूव्स इसमें देखे हैं। श्रीकांत जी, आप क्या रेकमेंड करेंगे, आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ इंडेक्स हेवीवेट्स के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है और स्पेशली उन स्टॉक्स के ऊपर जहां पे अभी भी मोमेंटम हमें लगता है कि उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जितना मार्केट के साथ होना चाहिए था। तो यहाँ से आगे की रैली शायद मुझे लगता है कि ITC जैसे स्टॉक्स में से हमें कुछ मिल सकते हैं कुछ रिटर्न्स। ITC जो करंटली 452 453 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक हमें लगता है कि अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट लेवल्स यहाँ से बन रहे अराउंड 465 470 के करीब के। तो करंट लेवल से ITC को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 447 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर फोकस करना है तो कुछ एक फाइनेंस कंपनीज में हमने मोमेंटम देखा है और कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे completely they were trading at the lowest boundary of their trading range। तो करंट लेवल से जियो फाइनेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 230 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 240 245 तो 245 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जियो फाइनेंस को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 222 रुपए का। ठीक है अंशुल, आप ध्यान होंगे आपको जब पिछली बार आप हमारे साथ जुड़े थे, मैंने 2-4 शेयर आपसे पता किए थे। उस दिन हमने खबर गरम वाले सेगमेंट में एक सतलुज टेक्सटाइल दिया था, आपने कहा था ये शेयर चलेगा 70s तक भी जा सकता है। 68 हो गया सर, प्रॉफिट बुक कर लें, जरा स्पीड से बताइएगा। 3-4 शेयर पता करने हैं आपसे। सतलुज टेक्सटाइल प्रॉफिट बुक करे बाहर निकले? नहीं सर, इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं बनेगी। हालांकि 4 से 5 दिन स्ट्रेच हो चुका है, बट 2 से 3 दिन इनसाइड बार बनाने के बाद ये वापस से 78 तक की मूव देगा, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ। आज हमने सुबह भी उसके बारे में डिस्कस किया था और हमें अच्छा लग रहा है कि एक ही दिन में उसमें 10% का मूव आ गया और काफ़ी दिनों बाद आया। और सुबह हमने ये भी कहा था कि SCC सुज़लोन के बाद अगर कोई शेयर चलने के लिए तैयार हो रहा है
वो है IFCI, आज 11% हो चुका है। अंशुल जरा आप ही देख के बताओ, हमारा टारगेट कम से कम 40 रुपये का आ जाएगा इसी साल 31 दिसंबर से पहले पहले IFCI 40 रुपये। सर IFCI लास्ट वेडनेसडे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था 25 रुपए के भाव में, और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट 35 है। बट जिस आपका ये पैटर्न का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट सतलज वाला ही पैटर्न इसमें भी बना हुआ है, वॉल्यूम पैटर्न भी सेम है, तो 45 तक का लेवल इसमें मेरे को दिखता है, लेकिन 45 थोड़ा सा टाइम लेगा, 35 इमीडिएटली प्रोबेबली इस वीकेंड तक भी मिल जाएगा। की बात है, हमने तो आपसे महीने का पूछा, आपने वीकेंड के टारगेट दे दिए। IFCI ज़रूर ध्यान रखिएगा लिस्ट में, आज का जो वॉल्यूम है वो 10 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का है और आज का जो मूव है वो अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। खुश बोरा इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के आज ट्रेड बताने के लिए। खुश का करते हैं स्वागत, ऑप्शंस का चैंपियन देखते हैं। खुश सर, गुड आफ्टरनून, बताइए सर आपका शेयर का ऑप्शंस कौन सा है? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी। आज का जो हमारा ऑप्शन का चैंपियन का सुझाव है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऑलरेडी हम इन स्टॉक्स में अट्रैक्शन देख रहे थे, अब जो एक नया मोमेंटम, नया एक फ्रेश राउंड ऑफ अपस्विंग इनमें शुरू हुआ है, वहां पे मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस अप मूव इन द एंटायर रियल एस्टेट मूव जो हमने आते हुए देखा है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो मूव आते हुए देखा है। यहाँ पे आप 28 दिसंबर वाला 1940 का कॉल बाय करें 65 रुपीज के आसपास। आपके जो टारगेट्स हैं ये 85 और 100 के होंगे, स्टॉप लॉस होगा 45 का। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 16,625 का प्रॉफिट और 9,500 का लॉस पोटेंशियल है इस ट्रेड में। सो जिस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, हो सकता है कि यहाँ से आप और ऊंचा इस शेयर को जाते हुए देखें। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 19,450 का कॉल ऑप्शन एट 65 पे जो चल रही है। पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर याद रखें। और साथ ही क्योंकि ये थोड़े रिस्की ट्रेड होते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप इस पे कोई ट्रेड लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। श्रीकांत के इनफैक्ट ट्रेडिंग बेट्स भी रह गई हैं। श्रीकांत, आपके क्या होंगे आज के ट्रेडिंग आइडियाज? हो गए, अच्छा ठीक है, श्रीकांत के ट्रेडिंग आइडियाज हो गए हैं। लेकिन जिस तरह की तेजी आज, जिस मोमेंटम के साथ आज हम बैंक स्टॉक्स को देख रहे हैं, लार्ज कैप बैंक्स को, मिड कैप PSU में भी कई सारे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट पूरे PSU बास्केट में जिस तरह की मूव है, श्रीकांत क्या ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? तो देखिए यहाँ पे PSU स्टॉक्स या तो PSU पूरा जो सेक्टर है, सभी में अच्छा खासा रिन्यूड इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ा अगर इसमें कोई अगर लॉजिक अगर उभर के आ रहा है तो वो यही है कि यहाँ से आने वाले 6 महीने में अभी कोई इमीडिएट बेसिस पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है। जब भी ऐसे कुछ माहौल बनता है तो मैंने देखा है कि जहाँ वैल्यू होती है उन स्टॉक्स में खरीदारी आती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे कि अगर आप प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन में अगर PSU बैंक्स को कंपेयर करते हो तो वो काफी रीजनेबली वैल्यूड है और आई एम टू से चीप है इन टर्म्स ऑफ HDFC बैंक या तो ICICI बैंक। और इसी वजह से हमने कुछ रिन्यूड इंटरेस्ट देखा है PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल एज कैनरा बैंक। BTST करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट यहाँ से अगर एक पोजिशनल व्यू लेना है फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो बिल्कुल मुझे लगता है करंट लेवल से भी बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और PNB जैसे स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। कैनरा बैंक आज सुबह से, BOB कैनरा बैंक तो सुबह से आज मार्केट ओपन होने से पहले ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस कर रहे थे। और खैर बैंक सारे चले, प्राइवेट बैंक्स भी चले हैं, लेकिन जो दूसरी तरह की ट्रेड आपको जो साथ में सारे सेक्टर्स हैं जिनमें कैपेक्स ड्रिवन, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन जो बेनिफिशियरी रहेंगे, उनमें क्लियरली आपको सीमेंट स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। और सीमेंट और साथ में कॉम्बिनेशन स्टॉक्स का, अंबुजा और ACC की हम बात कर रहे हैं, उनमें आज जो जिस तरह की मूव दिख रही है, क्या ये थोड़े समय के लिए पोजिशनल व्यू बनाकर रख सकते हैं सीमेंट में और स्पेशली अंबुजा और ACC में? अडानी स्टॉक्स का भी बेनिफिट उन्हें, अडानी ग्रुप का भी उन्हें बेनिफिट मिल रहा है कपिल, और साथ ही सीमेंट पैक का भी। जी, अंबुजा और ECC दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो अंबुजा के सीमेंट के चार्ट में जो स्ट्रक्चर है वहां पे मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा लग रहा है। नो डाउट आज के दिन में स्टॉक 7% चल पे गया है और टेक्निकली इस जिसका एक
पहले के टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था 478 के, तो यहाँ पे ही चल रहा है। तो रेजिस्टेंस में इतना अच्छा चलने के बाद में रेजिस्टेंस में एक फ्रेश मोमेंटम चेस्ट करने की तो रिकमेंडेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है। 475 का है और इसके बाद में जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ 465 के यहाँ पे आता है, तो 10 रुपए नीचे भी कूल ऑफ कर जाए तो वहां पे आपका रिस्क रेशियो काफी अच्छा बनता है, जहां पे हम 455 के नीचे हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर में बाद में मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। 478 का लेवल एक बार निकल जाता है तो स्टॉक का दायरा और एक ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर में बाद में हमें 500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। अंबुजा सीमेंट्स को लेकर ये भी आज हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जितनी भी स्टॉक्स हैं चौतरफा आपको तेजी दिखेगी और बाजार में एक और सेगमेंट ऐसा है जहां पर हरियाली हर तरफ है, वो है एनर्जी बास्केट। चाहे आप ओएमसी देखिए, आप चाहे रिफाइनिंग वाली कंपनीज देखिए, गैस वाले स्टॉक्स देख लीजिए, हर तरफ आपको तेजी दिखेगी। लेकिन ओएमसीज की जो तेजी है ना वो थोड़ी सी स्टैंड आउट है क्योंकि निफ्टी के पार्ट हैं, वायदा बाजार के भी खिलाड़ी हैं। आप आज देखिए बीपीसीएल में 5% के आसपास की शानदार तेजी दिख रही है। तो ये तेजी क्यों है, ट्रिगर्स क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित सरकार एक बहुत ही स्पेशल रिसर्च लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सुमित बताइए क्यों तेजी हो रही है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल सारे जो स्टॉक्स है काफ़ी हाई ट्रेड कर रहे हैं आज मार्केट में। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है स्टेट इलेक्शंस में, इसके मार्केट में जो एक कंसर्न था कि शायद जनरल इलेक्शंस के पहले कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट, ये अब कंसर्न नहीं रहा है। और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस पे मार्केट का फियर था कि शायद इन्हें पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस कम करने बोल सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी अब लोअर लेवल पे है, तो ऐसा फियर अब मार्केट में नहीं है। और इसी कारण जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन होगा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, जो प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है, वो अब हायर लेवल पे हो सकता है आगे चल के भी। अब करंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल प्रति लीटर पेट्रोल पे करीब 10 रुपये का मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है, और डीजल पे अगर आप देखें तो 3 रुपये का मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है। अब ये पुराने एवरेजेस के सामने अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हायर लेवल पे है और आगे चल के भी एवरेजेस चल सकते हैं, ऐसा स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग बिजनेस पे जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं, $6.5 to $7 प्रति बैरल के आसपास। और इन दोनों कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनीज की जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और इसी के साथ कंपनीज की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वो भी 5 ईयर एवरेज के सामने काफ़ी सस्ती है। एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन 5.3 टाइम्स है, जबकि 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन करीब 5.7 टाइम्स है। सिमिलरली बीपीसीएल और आईओसीएल के केस में भी जो करंट 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन है वो 5 ईयर एवरेजेस के सामने काफ़ी चीप है। तो चीप वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग परफॉर्मेंस, इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी हायर ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो निश्चित तौर पर प्रचंड जीत कम से कम इस बात को लेकर आश्वस्त करती है कि आगे सरकारों की तरफ से पॉपुलिस्ट मेजर को लेकर, लोक लुभावन फैसलों को लेकर प्रेशर नहीं आएगा। और अभी क्रूड में नरमी जरूर है, लेकिन इन कंपनीज पर दाम घटाने का प्रेशर नहीं बनेगा और ये बड़ी राहत की चीज है। जितनी भी एमसीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक लेवल पर हैं। एक क्विक चेक इस पर लेंगे अगर किसी को ट्रेड खोजना हो श्रीकांत जी। हालांकि ये शेयर बार बार हुए हैं, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिकमेंडेशन लगातार आई है। अभी भी आपको लगता है कि ट्रेड के मौके हैं या फिर आज वाली तेजी को छोड़ दें, अब कल देखें? तो देखिए, वैसे इट्स अ वेरी टफ कॉल टू से, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 15-20 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो 95, 90, 85, 86 के करीब था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अभी वो 120 हो चुका है। और वैसे ही कहानी एचपीसीएल, बीपीसीएल की भी है। लेकिन अगर इनके पास्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें और एक बड़े फॉल को देखें तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उन्हीं स्टॉक्स में खरीदारी आएगी जहां पे अपसाइड अभी भी बाकी है। और क्रूड भी अगर आप देखें तो वैसे भी काफी अच्छी तरीके से वो स्टेबल होते जा रहा है। $90 के नीचे रहना इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छा होता है, इनफैक्ट रिफाइनरीज के लिए भी वो अच्छा ही रहेगा। तो और वहां से तो देखा जाए तो हम $12 नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है बिल्कुल इन स्टॉक्स में अभी भी करंट लेवल से भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है। 115, 116 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये अपने ऑल टाइम
हाईज को 150 को आने वाले कुछ हफ्तों में क्रॉस कर सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में कम से कम 125 127 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले 115 116 में, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 112 रुपए का। ठीक है, आईयूसी पे ये है रिकमेंडेशन। 120-25 के भी ऊपर जाने का दमखम है। 115 रुपए पर ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और काफी चला हुआ शेयर, लेकिन अभी भी इसमें मौके आपके लिए बन सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त जरूर हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ET Now स्वदेश सभी भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, और इसके लिए सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ निवेश डे लॉन्च करने जा रहा है। ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके से लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद करेगी। ET Now स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए और सीखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP करके अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत किया जा सकता है। 5 नवंबर पर ET Now स्वदेश पर जरूर देखिए निवेश डे। हमारा प्रयास ये लगातार जारी है कि बैक टू बैक आपको ऐसे शेयर्स बताते रहें जहां पर कहीं ना कहीं अच्छी मजबूती आपका इंतजार कर रही है और वो आपको मिले भी और जल्दी भी मिले। शेयर चलना स्वाभाविक सी बात है, शेयर चल जाएंगे, लेकिन आपको जल्दी में चल जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट तेज। अगर आज आप हमारा सुबह का F&O का हमने ट्रिगर जो आपके सामने रखे थे, ये बात क्लियर की थी कि बैंक निफ्टी के हाथ में की है अब बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छे से चलेगा, चेस करेगा। FIs की होल्डिंग भी बैंक निफ्टी पे आ सकती है, और आज एक भी शेयर आपको बैंकिंग काउंटर्स का नीचे नहीं दिखेगा। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही शेयर्स आपको चलते हुए दिखे। नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज बैंक निफ्टी भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर, निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर, सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर, और इस बीच काफ़ी सारे सेक्टर्स भी ऐसे हैं जो नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं। इसलिए इन सब का फ़ायदा उठाइए। ET Now स्वदेश के साथ कनेक्टेड रहिए। आपको बैक टू बैक अच्छे शेयर्स और साफ सुथरी क्लीन एनालिसिस हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और पता करवा लेते हैं जहाँ पर आज और स्ट्रेंथ बन रही है या फिर और शेयर वो चल सकते हैं। क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी और चलने की कैपेसिटी रखता है? एक बार ये पता कर लेते हैं। अंशुल जरा आप ही चेक कीजिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या ये और चलने की कैपेसिटी रखता है? ऑलरेडी चला हुआ शेयर है वैसे। लेकिन इनसाइड रह गया था, तो टोटल 5 इनसाइड बार ऑन दी वीकली चार्ट से ब्रेकआउट दिया है, और पिछले 4-5 दिन में वॉल्यूम्स अगर देखें तो टावरिंग बार्स रही हैं लगभग 5-6 मिलियन की। तो ये ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट है। 160 रुपए निकलता है तो इसमें बड़ी तेजी डेवलप होगी। 195 रुपए इसका मिनिमम टारगेट रहेगा, और थोड़ा सा समय देंगे तो 235 से 245 भी मिलेगा, बट 195 के आसपास मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको रणनीति मिल गई है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। काफ़ी सारे लोग इस तरह की सरकारी कंपनीज ढूंढ रहे हैं, मैं लेकिन फिर भी थोड़ा आगाह करूंगा कि देख दाख के लीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज अच्छी हैं, कुछ काफ़ी चल भी चुकी हैं। खैर, खबर गरम सेगमेंट भी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। शरद मेरे सहयोगी हैं, ब्रोकिंग हाउसेस में बातचीत करके एक ऐसा ही कुछ शेयर ढूंढ के लेके आते हैं जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है। आइए देखते हैं, खबर गरम है, शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कैश सेगमेंट से जो है स्टॉक हमें पता चल रहा है डीलर से, जहां पे बाइंग देखने मिल रही है वो है आपका प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। यहाँ पे HNI काउंटर्स में जो है खरीदारी हो रही है, ये डीलर्स का कहना है। वॉल्यूम्स में भी पिकअप आया है दूसरे हाफ ऑफ द ट्रेडिंग डे में, और इम्पॉर्टेंटली सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स 50 डे, 100 डे, 200 DMA के ऊपर जो है स्टॉक ट्रेड कर रही है। इसके अलावा जो DIs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो बड़े दिग्गज इन्वेस्ट नाम हैं जैसे कि मिराई म्यूचुअल फंड और DSP म्यूचुअल फंड। कंपनी हाल ही में जो अपनी गाइडेंस जो है Q2 में बोली थी कि जो FY24 में वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा वो डबल डिजिट का रहेगा। जो EBITDA मार्जिन की बात हो रही है वो 12 से लेकर 14% तक रहेगा। हमने चैनल चेक्स किया और यहाँ से पता चला कि कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करने वाली है, और ये अर्ली 2024 को ये लॉन्च हो सकता है अगले साल शुरुआत में। याद रखिए, मार्जिन्स की प्रोफाइल जो है इसके कारण इम्प्रूव हो सकती है,
और इम्पॉर्टेंटली जो Q2 नंबर्स में थोड़े मिले जुले नतीजे आए थे, इसका कारण था इन्वेंट्री की डीस्टॉकिंग के इश्यूज़, और ये जो है अगले 2 से लेकर 3 क्वार्टर तक जो है चैनल चेक से हिसाब से वो इम्प्रूव कर सकती है। और इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी है वो एक टाइप से प्रॉक्सी है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेक्स हो रहा है उन दोनों के पिकअप के ऊपर, तो इसके कारण ब्रोकरेजेस भी जो है इस पर एक पॉजिटिव नज़रिया बनाए हैं। शुक्रिया शरद, प्रिंस पाइप पे ये बात बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हो रही है और बड़ी थीम तो है जो इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स ड्रिवन एक्टिविटी होगी तो इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। ये प्रिंस पाइप पर बात है। और इनफैक्ट पॉलीकैप में ब्लैक रॉक ने भी शुक्रवार को स्टेक बाय किया। तो अभी भी पाइप कंपनीज जो है, वायर्स एंड केबल कंपनीज जो है वो अच्छी चाल चलने के बाद भी इंस्टीट्यूशनल फेवरेट्स हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। प्रिंस पाइप्स पर नजर रखेंगे, 4-4.5% की तेजी है। लेकिन अभिषेक से एक बार समझ लेते हैं कि इस पूरे स्पेस में कहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से उन्हें कंफर्ट दिखता है। क्या अभिषेक, जो एक नई कंपनी RR काबल, क्या उसे आप प्रेफर करेंगे या ऑलरेडी जो चल रही हैं कंपनियां उन पर बेट करना चाहेंगे? कहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट दिखता है आपको? मेरे हिसाब से सारे मतलब वैल्यूएशन काफी रिच हैं। हालांकि ग्रोथ आ रहा है सब में, बट ओवरऑल अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर इसमें रेवेन्यू और पैट का ग्रोथ पिकअप आता है तभी थोड़ा देखना चाहिए। राइट नाउ मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो बड़ी ऑर्डर विजिबिलिटी के चलते ये कंपनीज चल तो गई हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूशन फेज में भी इससे जज करना चाहते हैं। कई सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि अब इनके जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगी वैसे वैसे इसकी विजिबिलिटी अर्निंग्स की दिखेगी, आपको प्राइस की भी विजिबिलिटी दिखेगी। तो प्रिंस पाइप्स, RR काबल, पॉलीकैप अच्छे खासे स्पेस में मोमेंटम है, लेकिन जिनके पास नीचे से हैं वो इस पर क्या करें, एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। क्विकली एक बार प्रिंस पाइप्स पर 4-4.5% की तेजी के बाद कपिल, ये क्या अब भी ऊपर की अब भी स्ट्रेंथ है चार्ट्स पे? नीचे से जिनके पास लेवल्स पे है वो क्या अभी भी एक और अपर गेन्स के लिए होल्ड करके रखें? जी प्रियंका जी, मीन्स प्रिंस पाइप को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर दिया। द थिंग इज दैट कि जो पाइप के जो मैं स्टॉक्स है और जो इसके पीयर्स भी स्टॉक है वहां पे सभी में मैं एक मोमेंटम देख रहा हूँ। लेट्स से कि प्रिंस पाइप के एक मोमेंटम हमें देखते हुए मिल रही है। हरिओम पाइप में भी हमें काफी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है। ये सारे स्टॉक के सेटअप है वो काफी अच्छे हैं और इस पर्टिकुलर जो मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा चल गए हैं, तो वहां पे ये सारे स्टॉक्स काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी काफी अच्छा कंफर्ट देते हैं। स्टॉक प्राइस ने जब भी IPO था उस टाइम पे के बाद में बहुत ही अच्छी रैली आई थी, लेकिन काफी टाइम से वो सुस्त पड़ा हुआ था। लेकिन अभी फिर से इसमें मोमेंटम आते हुए देखने मिल रही है। वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ तो काफी महीनों का बेस बना के ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी फिर से उसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से स्टॉक में बाय करना चाहिए और जैसे ही स्टॉक 745 का लेवल मूव कर जाता है तो वहां पे क्वांटिटी को ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर से और एक इसका ब्रेकआउट लेवल हमें खुलता हुआ देखने मिल रहा है और पोटेंशियली टारगेट में उसका 850 तक भी देख रहा हूँ। तो स्टॉक को बिल्कुल बाय कर सकते हैं करंट लेवल से और 745 के ऊपर इसको ऐड भी कर सकते हैं। 850 840 तक का एक इमीडिएट रन अप आप देख रहे हैं प्रिंस पाइप्स पर, ठीक है। लेकिन इस बीच बाजार में जो तेजी है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट निफ्टी अब नए रिकॉर्ड लेवल्स पर है। 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आपको निफ्टी पर दिख रही है। 20,670 के पार इस वक्त निफ्टी है और बैंक निफ्टी में भी लगभग 46,390 के पास क्रॉस करता हुआ, 46,400 के पास पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी भी। सो लगातार बाजार में मोमेंटम को सिर्फ सस्टेन ही नहीं किया, फॉलो बाइंग आई है और इनफैक्ट लास्ट 15 मिनट में, पिछले 15 मिनट में ये तेजी बढ़ी भी है। तेजी क्लियरली है, लेकिन इसमें कुछ और जो स्टॉक्स ऊपर आए हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। श्रीकांत, क्योंकि FI's फेवरेट काउंटर्स में बजाज फाइनेंस को भी भूलना नहीं चाहिए और बजाज फाइनेंस में भी आज एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट है, 2% की तेजी है। क्या इसको यहां से ऐड करेंगे आप? बजाज फाइनेंस। यस। सो बजाज फाइनेंस या बाकी भी अगर फाइनेंस कंपनीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन में हमने काफी अच्छा उसमें बाइंग मोमेंटम देखा है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन सभी स्टॉक्स में RBI से जो एक स्पेसिफिक नई गाइडलाइन आई थी उसके बाद हमने बड़ा सेल ऑफ देखा था और अभी बिकॉज ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड कई सारे माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस कंपनीज में दिख रही है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स आज जैसे इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस
इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स को यानी कि 7,650 7,700 के लेवल्स को आने वाले कुछ दिनों में छू सकता है। करंट लेवल से जैसे गैप अप ओपनिंग हुई है, मुझे लगता है इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे अराउंड 7,300 का, जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल्स हैं, और टारगेट्स जैसे मैंने बताया 7,700 के करीब के रहेंगे। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू 7,400 का भाव आप देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक क्या गजब की तेजी आज हो रही है। लेकिन आज हम एनर्जी और पावर वाले शेयरों की बात कर रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, और अभी दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 329-30 रुपए के आसपास के भाव हैं, और 15% का उछाल आज के सत्र में शेयर में है, और पिछले महीने भर में तकरीबन 35 से 40% ये शेयर दौड़ लगा चुका है। यहाँ से अभिषेक, किस तरह की ट्रेजेक्ट्री आपको दिख रही है आइनॉक्स विंड के लिए? क्या मौके अभी बन सकते हैं या फिर अब देर हो गई थोड़ी सी? मेरे हिसाब से अभी काफी लंबा चल सकता है। नॉट ओनली ये स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट ओवरऑल जो रिन्यूएबल स्पेस है, जिसमें विंड है, सोलर है, हाइड्रोजन में डायरेक्ट कोई इंडिया में लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, बट ये एंटायर स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये जो COP28 अभी चल रहा है, या जितना भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, उसमें आप देखें तो इंडिया का जो रोड मैप है 2030 तक का, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद है। और उसका अगर मैं पूरा ना भी लूं, उसका अगर 70-80% भी होता है, तो भी हम ये सारे सेक्टर्स में, सारे स्टॉक्स में काफी लंबा एक रैली देख सकते हैं। पर ये व्यू, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आयशर मोटर पर हम चर्चा करेंगे कि शेयर में रफ्तार इतनी ज़्यादा क्यों है, और आपके लिए हम BTST ट्रेड्स या फिर STBT ट्रेड्स ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आप कहीं जाएगा नहीं। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। सपनों की नाव लेके चलूं मैं, साथ में तू हो मेरे, क्योंकि तू खास है, ये एहसास है, सांसों की तरह तू दिल के पास है। 70 years of trusted care, backed by science and innovation. क्योंकि तू खास है। सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। बेग योर पार्डन मैडम, सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से। आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाऊंगी मैं तो बनेगा। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बाजार में जिस तरह की तेजी पीएसयू स्पेस में दिख रही है, उसी तरह आपको ऑटो स्टॉक्स भी काफी तेजी में दिखे हैं। और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं और वो है आयशर मोटर्स का स्टॉक। 7% की तेजी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। और इनफैक्ट इसके जो मंथली सेल्स नंबर्स आए थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। कुछ और तेजी के ट्रिगर्स और ब्रोकरेज हाउसेस इस वक्त क्यों बुलिश है, ये सब कुछ कंपाइल किया है अभिषेक ने। अभिषेक समझते हैं। अभिषेक, क्या कह रही है ब्रोकिंग फर्म्स, कितने ऊपर तक के टारगेट्स हैं? हीरो मोटो ने हार्ले के साथ करार करके X440 लॉन्च की थी। बजाज ऑटो ने ट्रायम्फ के साथ करार में बाइक उतारी थी। तो ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या 350 सीसी प्लस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड को चुनौती मिलेगी। और इन सवालों के बीच में कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड जो मार्जिन कमांड करती है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि अच्छा, ये इनके मुकाबले में ज़्यादा मार्जिन वसूल रही है। उसके बाद हमने शेयर में 5-6 दिन की लगातार गिरावट देखी थी और 5-6 दिनों के सत्र में करीब 12-13% शेयर टूटा था और वहां पर थोड़ा सा लोगों का मोह भंग होता हुआ दिखा। लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने एक रॉयल वापसी की है और आज ये नया रिकॉर्ड बना रहा है। शेयर 4,200 रुपए के आसपास के लेवल्स तक पहुंच गया है और नंबर बिक्री के जो आंकड़े हैं वो भी सपोर्ट दे रहे हैं। आरी के रॉयल एनफील्ड के जो नंबर आए थे, आयशर में 13% का शानदार उछाल हमने देखा है। और अगर आप 28 मार्च से जोड़ेंगे अगर शेयर की चाल को, तो वहां पर 46% की शानदार तेजी है। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आपको बताएं, हाल फिलहाल कोई नहीं आई है, लेकिन पिछले महीने 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, वो आई थी जेफरीज की। तो जेफरीज ने 4,650 रुपए का लक्ष्य दिया था, यानी कि यहां से भी तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 10% 12% के पोटेंशियल अपसाइड इस लेवल से भी है। हालांकि शेयर लगातार मोमेंटम में है। और नंबर की बात करें तो निफ्टी ऑटो जहां 9% चला, वहां पर हमने देखा कि आयशर में 15% के आसपास के शानदार रिटर्न्स थे। उसके पीछे ट्रिगर्स क्या हैं? जेफरीज का भी ये मानना है कि 350 सीसी में जो कंपटीशन है उसका बहुत ही लिमिटेड एक इंपैक्ट आएगा आयशर मोटर्स यानी कि रॉयल एनफील्ड खासतौर से उनकी बाइक्स की सील पर। और टू व्हीलर में जो डिमांड की जो रिकवरी आ रही है, थोड़ा सा हमने पिकअप देखा है, त्योहारों से उससे संकेत मिल गए हैं। करीब 20% के आसपास लास्ट ईयर के मुकाबले टू व्हीलर की सेल्स ज्यादा रही है, उससे सपोर्ट मिलेगा। और FY23 से 26 की अगर हम इस दौरान की बात करें तो एबिडा में करीब 68% और EPS में 86% ग्रोथ की उम्मीद जताई है जेफरीज ने। और आज हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए आयशर मोटर्स को देख रहे हैं। रिटर्न की बात करें तो 1 महीने में 18%, 6 महीने में थोड़ा कम दिखेगा 13%, 2023 में अब तक 28% और 5 साल में चूंकि स्टेबल काउंटर है, सेफ स्टॉक भी इसको हम कह सकते हैं, 85% के रिटर्न 5 साल की अवधि में रॉयल एनफील्ड ने दी है। लेकिन आज रॉयल तेजी और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक टेक्निकल चेक इस पर ले लेते हैं। कपिल, रॉयल ये आयशर मोटर्स क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और आपको कहां तक के टारगेट्स इसमें नजर आ रहे हैं? टारगेट्स तो यहाँ पे काफी बड़े बनेंगे, लेकिन अगर टेक्निकल शॉर्ट टर्म में हमें ट्रेड करना हो तो थोड़ा सा कॉशियसली अगर रिट्रेसमेंट बाय कर सकते हैं। जो चार्ट का स्ट्रक्चर इसके लिए पॉजिटिव है कि मैं यहाँ पे जो मैंने ब्रेकआउट में देख रहा हूँ, तो इसके पहले 5 साल का इसका बेस बना था, 5 साल का बेस बना के स्टॉक ने रिटेस्ट किया और अभी वहां से हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक ऐसा इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम का बेस बना था, वहां से मोमेंटम आती है, तो वो काफी प्रखर मोमेंटम होती है, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होती है। हालांकि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऊपर में मूव कर गया, 3,200 से लेकर ऑलमोस्ट 4,200 पे आ गया है। तो स्टॉक के पोटेंशियल में देखता हूँ तो 4,600 4,800 के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं बनेगा, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए उसके बाद में हम कर सकते हैं। अलग स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स के ज़रिए हम आपके सामने कुछ ट्रेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो क्या मैं बोलूँगा, कुछ घंटे पहले हमारा एक 12 बजे का शो होता है, उसमें आज के हमारे मेहमान थे अजीत मिश्रा। उन्होंने एक हमको कॉल दी थी, वो थी बैंक निफ्टी से जुड़ी हुई। 116 रुपये की कॉल थी, 40,000 की स्ट्राइक की। 40,000 के ऊपर हम खैर आके ट्रेड कर रहे हैं। मैं किसी वजह से टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आपको वो कॉल की कीमत नहीं दिखा पा रहा हूँ। नहीं, अगर आप अपने टर्मिनल पे चेक करेंगे ना, तो आप 12 बजे का रेट उस 40,000 की कॉल का चेक कीजिए और अब का रेट आप चेक कर लीजिए। सर 5 टाइम्स हुआ है आज में, 12 से लेके 3 बजे तक, अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं, वो पैसा 5 टाइम्स हो चुका है। 116 रुपये वाली कॉल, अभी 600 रुपये का रेट आ रहा है मेरे पास जो स्क्रीन पर है। और इसका जो परसेंटेज गेन है वो करीब 1800% है। 1800%, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। अगर नहीं हो रहा, मैं किसी वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो टर्मिनल है आप देखिए, 40,000 की कॉल 6 तारीख वाली, और उसका रेट 12 बजे का चेक कीजिए
और अभी का रेट चेक कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। और टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं दिया था, छोटा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके चले जाइए। 12 बजे का शो पूरा आधे घंटे का डला हुआ होता है, आप जाके ट्रस्ट कर लीजिए। तो इसलिए मैं इसके पीछे सिर्फ बताने का पर्पस यही है कि आप सिलेक्टिव रहिए, अच्छे शेयर्स पकड़िए। पूरा बाजार खरीदा नहीं जाएगा, बेचा भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप रहेंगे तो फिर आपका काम बनता जाएगा। एक शेयर ही आपके, एक कॉल, पूरे हफ्ते के पैसे आ गए। क्यों आओगे आप? मौज करो, खाओ पियो, मौज करो। तो इसी तरह से आपको बस चुनाव अच्छा होना चाहिए। मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। खैर, IFC हमने आपको नोटिस कराया था, वो भी करीब 15% अब चल रहा है। तो इस सभी शेयर्स को आप थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज मोमेंटम बन रहा है या फिर बन सकता है। एक नेस्को नाम की कंपनी है, बॉम्बे की नेस्को। श्रीकांत जी, एक बार आप जरा चेक करोगे नेस्को, ये चल सकता है क्या? और बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि जैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स में या रियलिटी इंडेक्स में जैसे मोमेंटम बना है, इसके बाद मुझे लगता है कि कई सारे मिड साइज रियलिटी कंपनीज में भी अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट इसमें हमने काफी अच्छा एक शानदार पोल एंड फ्लैग जैसा फॉर्मेशन देखा था। आज ब्रेकआउट के बाद वैसे देखा जाए तो इसमें एक फिजल आउट एक्टिविटी है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन हमें लगता है कि यहाँ से कम वापस 900 से लेकर 925 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 850 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। 830 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ से 920, 925 के। रियल एस्टेट की कंपनी जिसका नाम है पूर्वांकरा, 163 रुपये के आसपास चल रही है। एक बार जरा अंशुल आप ही चेक कीजिए, ब्रेकआउट हो गया या फिर होगा अभी? एक बार ज़रा चेक करके बताएंगे। इसके प्रीवियस टॉप बने हुए हैं, जनवरी वाला 2018 का वो 166 रुपये है, और नवंबर 2021 का हाई है वो करीब 165 है, और अभी शेयर 165 पे वापस आ गया। ब्रेकआउट मानूं या अभी नहीं मानूं? देखिए, अभी ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट 167 ऑड लेवल्स के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये ऑलमोस्ट राइट साइड डेवलप कर रहा है। अगर लोअर डिग्री चार्ट पे देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, तो मैं इसको 167 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूंगा। हालांकि आज की जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट प्री ब्रेकआउट कैंडल है, तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जरूर ले सकते हैं। आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के 159, बट बेटर अपॉर्चुनिटी 167 के ऊपर बनेगी। उस केस में बहुत जल्दी से स्टॉक 205 रुपए तक के लेवल दिखाएगा, और बहुत जल्दी से मेरा मतलब है 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ही ये अपना टारगेट कर लेगा। तो 167 के ऊपर लॉन्ग करना चाहिए। ये तो बात पूर्वांकरा पे हुई, लेकिन यहाँ से ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज होने में 6-7 मिनट, लेकिन ऊपर की कॉल्स आप देखें तो 20,700, 20,800 की आपकी जिस तरह से बाइंग दिख रही है। क्या ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है इमीडिएटली? तो श्रीकांत ने बोला कि 20,700 तक हम देख रहे हैं। यहाँ से अगर आप BTST को इंडेक्स पर कॉल लेकर जाना चाहेंगे कपिल, तो क्या होगी? वो 20,700 की कॉल ले जा सकता है? 20,700 की कॉल ले जा सकते हैं, लेकिन अगेन कल के यहाँ पे हमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। कल के ओपनिंग ही 15-20 मिनट में से हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन में से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इतना रोल ओवर फिर से कल के दिन में मिले चांसेस काफी रिमोट लग रहे हैं। लेकिन आज के मोमेंटम को देखते हुए कल उसका थोड़ा सा स्पिल ओवर इफेक्ट हमें देखने मिल सकता है। 20,700 की कॉल, 20,800 की कॉल, ये एक्टिव कॉल्स भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक रेजिस्टेंस लेवल भी इसी के पास है। इस हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है 6 से 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को इनफैक्ट मॉनेटरी, और इस बार भी बात हो रही है कि शायद 5वीं बार होगा जब रेट हाइक नहीं आएगा। और कौन से बड़े बड़े इवेंट्स कल के लिए लाइंड अप है, ग्लोबली भी, माइक्रो भी, ये सारे के सारे हमें बता रही हैं आशीषा बताएं। जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं तो S&P ग्लोबल सर्विसेज का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैक्रो इवेंट्स की बात करते हैं तो कंपोजिट PMI का डेटा आता हुआ नजर आएगा इंडिया, US, यूरोजोन और चाइना के लिए। भी एक बड़ा मैक्रो इवेंट होगा मार्केट्स के लिए। इसके अलावा अब डोमेस्टिक क्यूज की बात करते हैं तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऋषभ इंस्ट्रूमेंट
परफॉर्मेंस। याद रखें रिसेंटली लिस्टेड काउंटर है जहां 4.4% इक्विटी शेयर्स लॉक्ड इन है। कल ये लॉक इन खुल जाएगा, ये शेयर होल्डर्स अब मार्केट में बेच सकेंगे ये शेयर्स, तो शायद सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। इसके अलावा बोरोसिल का एक्स डेट होगा स्पिन ऑफ के लिए और गणेश बेंजोप्लास्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है जहां फंड रेज कंसिडर किया जाएगा। तो ये न्यूज़ भी आती हुई नजर आएगी जिसके चलते इस स्टॉक पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो इंडिया में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में, कल से शुरू होगा, 8 दिसंबर तक चलेगा। तो कुछ इम्पैक्ट कुछ न्यूज़ फ्लो यहाँ से भी आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करेगा जहाँ एक्सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए जाएंगे। तो ये कुछ और इवेंट्स है जिस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। ठीक है, तो ये तमाम इवेंट्स जो आपके लिए फोकस में रहेंगे, लेकिन एक दिग्गज और शेयर आज चल रहा है बाजार में और लगातार चौथे सत्र में तेजी है। LNT में 3-3.5% की तेजी है, 3300 रुपये के ऊपर के भाव फिलहाल इसके दिख रहे हैं। श्रीकांत जी, एक क्विक चेक आपसे चाहेंगे, LNT क्या इस लेवल पर भी प्लस करना है क्या? तो देखिए, मुझे लगता है कि LNT में हमने शुक्रवार के दिन एक काफी बड़ा अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखा था और आज अगर आप देखें तो काफी साइजेबल गैप से ये ओपन हुआ है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से वैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगर कोई करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि इसके जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो 3100 के करीब के है और अभी स्टॉक चल रहा है 3300 के करीब। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक वापस से एक बार 3200-3150 के रेंज में आता है, और जो शायद आ सकता है क्योंकि ब्रेकआउट के लेवल्स को कई बार मैंने देखा है कि स्टॉक रिटेस्ट होता है, तो उन लेवल्स के करीब आता है तो इसे खरीदे और स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 3100 के करीब का। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कोई भी और बढ़त मिलती है तो कुछ हम मुनाफा वसूल करके चल सकते हैं। 2-2.5 मिनट रह गए मार्केट के सिर्फ बंद होने में और आज का जिस तरह का मूव है अपने आप में अप्रत्याशित मूव है। एक्चुअली में अगर आप इस मूव को देखेंगे ना तो इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 स्टेट का मैटर नहीं है, इसके अंदर 2024 के रोड मैप का मैटर है, इसके अंदर पॉलिसी वाला मैटर है। इसलिए आप आज सेलेक्टिव बाइंग हर जगह पे देख पा रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आपको पुराने एक्सपीरियंस के साथ चलकता दिखेगा। देखिए, आज रेलवे के काउंटर चलेंगे तो वापस से दूसरे किस्म से चलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ज़्यादातर लोग टूट के आएंगे, इसलिए ऑयल मार्केटिंग को ज़्यादा लोग बता रहे हैं। अडानी ग्रुप के लोगों को काफ़ी हद तक एक कनेक्शन जोड़ा जाता है सरकार के साथ, तो इसलिए उनका स्वाभाविक था आज चलना। कुछ ऐसी कंपनी जैसे मैंने आज आपको IFCI नोटिस कराया, इनफैक्ट कल ही नोटिस करवा दिया था, तो ऐसे शेयर्स का वापस से मूवमेंट आना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास रूम बहुत है काम करने का। गेल आपको नोटिस करवाया सुबह सुबह ही, तो ये सारी चीज़ें बड़ी सिलेक्टिव हैं। आपको हवा में नहीं बहना, बल्कि उस हवा का फ़ायदा ये उठाना है कि हाँ उसमें से सिलेक्टेड शेयर्स कौन से हैं। और आज मैं लिख के दे सकता हूँ, जैसे आज ने 12 बजे हमारे वाले शो में जो एक कॉल जिन्होंने 46,000 की ली होगी तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको मैं इसी मार्केट के अंदर ही ऐसे शेयर्स भी दिखा दूंगा जिनमें आज गिरावट है। दिखाना चाहें तो जी एंटरटेनमेंट दिखाइए आप बीका जी, दिखाइए वेस्ट लाइफ, ये सारे शेयर्स लाल निशान में भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे शेयर्स चलेंगे और सारे शेयर्स टूटेंगे भी, तो आपको बस सिलेक्शन करना है। इसलिए 5 के 5 मेहमान आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं ताकि सिलेक्शन हो पाए। अच्छा, अब आते हैं आज के लेवल की क्लोजिंग पे। देखिए, आज जो मार्केट ने क्लोज किया वो 500 और 600 के रेजिस्टेंस को पार करके क्लोज कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर FIs के नंबर वगैरह ठीक रहते हैं तो थोड़ी बहुत और तेज़ी बकाया है निफ्टी पर, बट निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी का क्लियरली वॉच कीजिए। ना केवल कैचअप करेगा बल्कि लीडरशिप भी लेना चाहता है और उसने दोनों काम आज में एक साथ करने की कोशिश की है। देखते हैं आज एक और पॉइंट, जिनके पास भी पोजीशंस लॉन्ग पड़ी हैं या रख रहे हैं अभी भी, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे वर्ड को या लगाने को ना भूलें। ऐसा नहीं कि बाजार और चलेगा नहीं, या ऐसा भी नहीं बाजार गिरेगा नहीं, सदैव कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड दोनों चीज़ों को चेक करना चाहिए। 1500 शेयर आज सुबह अगर आपने एडवांसेस चेक किए होंगे ना तो सिर्फ 77 शेयर्स थे जो डिक्लाइंस में थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये भी 750 हैं, तो 10 गुना तो डिक्लाइंस भी बढ़े हैं। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है। हमको भले इंडेक्स मैनेजमेंट में ना दिख रही हो, लेकिन डीप अंडर रूटेड प्रॉफिट बुकिंग होगी, 100% होगी। वो कल नहीं तो परसों % जरूर होगी, क्योंकि बाजार का मूव काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी शॉर्ट टर्म में आया हुआ है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। और अभी हम एक्सपायरी के आसपास भी नहीं, तो इसको हमको ट्रैक करना है, अभी तो सीरीज शुरू ही हुई है। खैर, आज की क्लोजिंग दोनों लिहाज से ठीक है। बैंक निफ्टी ने मैं बोलूँगा 2 दिन का
एक दिन में कर दिया, इसलिए कल निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसिस में अगर आपको मूव ज़्यादा ना मिले तो आपको स्टॉक सिलेक्शन आपकी मजबूरी हो जाएगा, इसलिए उन्हीं स्टॉक्स का ही बेनिफिट आप उठाइएगा। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। अंशुल जैन शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। श्रीकांत जी आपका बहुत शुक्रिया। कपिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मेरे को, अभिषेक को और आप प्रियंका को इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन मेरे एक और सहयोगी मनीष मासा जुड़ रहे हैं जो आपको कल की तैयारी और करवा देंगे। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन तैयारी करवाने में वो अव्वल नंबर है, इसलिए उनसे समझते हैं उनके कार्यक्रम में खास क्या है। मनीष बताएं आप। डिम्पी रविवार को हम लोग काफ़ी मिस कर रहे थे, मैं और अभिषेक दोनों थे, और जब चुनाव के नतीजे प्रचंड आ रहे थे ना, तो हम लोग आपको मिस कर रहे थे कि डिम्पी ने आज से करीब 15-20 दिन पहले कहा था हल्के हाथ से खरीदारी कीजिए, और तब निफ्टी का लेवल मुझे याद है 18,800 के आसपास था। वहाँ से हमने कहाँ से कहाँ की जर्नी तय कर ली है, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल की तैयारी करना आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमने इस तरीके को थोड़ा आसान किया आज के लिए। आज कोई ज्ञान देंगे ही नहीं, जितने दर्शक के सवाल है ना, दर्शक के बहुत सवाल हैं, बस उनके सवालों के जवाब देंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे जानकारियों के जरिए कि अब उनको इस लेवल पे क्या करना चाहिए, उनके शेयरों में क्या एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या किसी और शेयरों में स्विच करना चाहिए। यही बात होगी कल की तैयारी में छोटे से ब्रेक के बाद।